जब हम उन बच्चों के गायब होने के मामले के बारे में सोचते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, तो मैडेलिन मैककेन के गायब होने का मामला अक्सर सबसे पहले दिमाग में आता है। सिर्फ 3 साल की एक छोटी बच्ची मई 2007 को पुर्तगाल में छुट्टियों के दौरान लापता हो गई। इस मामले को मीडिया ने बहुत ज्यादा कवर किया और आज भी इस पर कई सवाल बने हुए हैं जिनका कोई साफ जवाब नहीं मिला। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस घटना से करीब 10 साल पहले पुर्तगाल में एक और ऐसी ही दर्दनाक घटना हुई थी जिसने एक परिवार को बर्बाद कर दिया और देश में लापता होने की जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है रुई पेद्रो तेशेरा मेंडोसा की। रुई पेद्रो एक चंचल और ऊर्जा से भरपूर बच्चा था जो सिर्फ 12 साल की उम्र में अचानक गायब हो गया। उसका जन्म 28 जनवरी 1987 को हुआ था, जो अपने परिवार के लिए खुशी का कारण था। वो पुर्तगाल के उत्तर में एक शांत गांव लोजादा में बड़ा हो रहा था, जो पोर्टो शहर के पास है। उसका बचपन बहुत सादा था, जहां गांव की पारंपरिक खेती और आर्थिक प्रगति का मेल देखने को मिलता था। रुई पेद्रो का परिवार, जिसे मैनुअल और फिलोमेना चला रहे थे, गांव में एक सम्मानित परिवार था। फिलोमेना सड़क के दूसरी ओर अपने घर के सामने मौजूद एक ड्राइविंग स्कूल के ऑफिस में काम करती थी, जिसके कारण उन्हें बच्चों के करीब रहने और उनकी देखभाल करने का अच्छा मौका मिलता था। मनुअल एक मेहनती किसान थे। परिवार का खर्च चलाने के लिए खेती ही उनका मुख्य साधन था, जो वहाँ की आम जिंदगी थी। रुई पेद्रो की 8 साल की छोटी बहन कारिना थी। दोनों भाई बहन बहुत प्यार और सुरक्षा के माहौल में बड़े हो रहे थे। लेकिन 4 मार्च 1998 का दिन सब कुछ बदल कर रख देता है। उस सुबह रुई हमेशा की तरह घर से खेलने के लिए निकला था। उसे आखिरी बार दोपहर के 12 बजे अपनी साइकिल चलाते हुए देखा गया था। वो अपनी माँ के दफ्तर के पास और घर के आसपास ही घूम रहा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ चश्मदीदों ने उसे एक कार में बैठते हुए देखा था, जिसमें एक ऐसा आदमी था जिसे उसका परिवार जानता था। हालांकि पुलिस की जांच शुरू से ही अनियमितताओं, देरी और विरोधाभासों से भरी रही थी, जिससे इस मामले को सुलझाने में कई रुकावटें आई। रुई पेद्रो के माता पिता ने पुलिस की लापरवाही और गंभीर गलतियों को लेकर पुर्तगाली सरकार पर मुकदमा भी कर दिया। इस मुकदमे ने देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आक्रोश पैदा कर दिया। रुई की मां फिलोमेना ने अपने बेटे के लिए इंसाफ पाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन रुई का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 2019 में गुमशुदगी के 21 साल बाद आधिकारिक रूप से उसकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई। इस फैसले के साथ उसकी खोज को बंद कर दिया गया। लेकिन ये राज अब भी बना हुआ है कि उस दिन उसके साथ आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल गुमशुदा हड्डियां के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हम रुई पेद्रो की कहानी को विस्तार से समझेंगे, जो आज भी बहुत सारे अधूरे सवाल छोड़ जाती है। एक बच्चा दिन दहाड़े गायब कैसे हो सकता है, खासकर एक ऐसे समुदाय में जहां सब एक दूसरे को जानते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिन्होंने इस खोज को आसान बनाने के बजाय एक अंतहीन दुष्स्वप्न में बदल दिया? क्या ये किसी इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का काम था, या फिर ये सिर्फ एक अकेले आदमी की करतूत थी जिसने एक बच्चे को इस तरह गायब कर दिया कि कोई भी सुराग नहीं मिला? और सबसे डरावना सवाल, कौन था वो संदिग्ध जिस पर शक किया गया कि वो रुई पेद्रो को उसके परिवार से दूर किसी अनजान जगह ले गया? जैसा कि हमने इस एपिसोड की शुरुआत में बताया था, रुई पेद्रो एक खुशमिजाज और शरारती बच्चा था जिसे घर के अंदर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी रुचियां कई थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे जानवरों से प्यार था। ये बात उसके परिवार के पाले हुए कैनरी पक्षियों की देखभाल करने के तरीके से साफ झलकती थी। लेकिन उसका ये प्रेम केवल पक्षियों तक ही सीमित नहीं था। एक दिन वो पड़ोस में घूमते फिरते एक गिलहरी को पकड़ लाया और खुशी खुशी उसके लिए एक छोटा सा घर बना लिया। लेकिन अगली ही सुबह वो गिलहरी वहां से भाग गई। रुई को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा उसे बाहर घूमना, अपनी साइकिल चलाना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। पूरे मोहल्ले में वो मशहूर था और बाकी बच्चों के साथ मिलकर पास के एक छोटे से मैदान में फुटबॉल खेलता था। उसका सपना था कि एक दिन वो फुटबॉल का प्रोफेशनल खिलाड़ी बनेगा, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि 4 मार्च 1998 की दोपहर को उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोपहर के 2 बजे खाना खाने के बाद
12 साल का रूई पेद्रो अपनी साइकिल लेकर अपनी माँ फिलोमेना तेशेरा के ऑफिस गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी माँ को बताया कि वो अल्फोंसो डियाज से मिलने जा रहा है, जो एक ट्रक ड्राइवर था और उम्र से उससे काफी बड़ा था, करीब 20 साल का। उस समय अल्फोंसो इस परिवार के काफी करीब था, खासकर फिलोमेना के, क्योंकि वो कई मौकों पर उसकी आर्थिक मदद कर चुकी थी। इसी वजह से अल्फोंसो को कई अतिरिक्त काम मिल गए, जिससे वो अपने घर के खर्च में हाथ बटा सकता था। समय के साथ अल्फोंसो का रूई पेद्रो और उसकी बहन कारिना के साथ अच्छा रिश्ता बन गया था। वो अक्सर दोनों को स्कूल ले जाने और लाने में मदद करता था। खास तौर पर रूई और अल्फोंसो की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। दोनों को कई बार मस्ती करते हुए, खेलते हुए देखा जाता था। हालांकि परिवार में सभी इस दोस्ती को लेकर खुश नहीं थे। कुछ लोग मानते थे कि अल्फोंसो बस थोड़ा बचकाना और नासमझ था, लेकिन रूई के पिता मनुअल और उसके दादा जोस इस दोस्ती से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनकी चिंता की सबसे बड़ी वजह थी अल्फोंसो की उम्र, जो रूई से काफी ज्यादा थी। अल्फोंसो के बारे में ये अफवाहें थी कि वो नशीली चीजें लेता था। समय के साथ मनुअल ने अपनी नाराजगी जतानी शुरू कर दी और फिलोमेनो से कहा कि वो रूई और अल्फोंसो के बीच मिलने जुलने पर रोक लगाए। हालांकि फिलोमेना को ऐसा नहीं लगता था कि अल्फोंसो कोई खतरा था। फिर भी उन्होंने अपने पति की बात मानी और रूई को अल्फोंसो के साथ बाहर जाने से मना कर दिया। यही प्रतिबंध उस दिन भी लागू हुआ जब रूई अपनी माँ के ऑफिस आया और पूछा कि क्या वो अल्फोंसो के साथ घूमने जा सकता है। फिलोमेना ने मना कर दिया और कहा कि वो सिर्फ ऑफिस के बगल वाले खाली मैदान में ही खेल सकता है। साथ ही उन्होंने रूई को याद दिलाया कि शाम को उसकी ट्यूशन क्लास थी। रूई थोड़ा उदास होकर बाहर चला गया, लेकिन ऐसा लगा कि उसने माँ की बात मान ली है। इसके बाद वो खाली मैदान में चला गया और अपनी साइकिल चलाने लगा। ये मैदान एक सुनसान जगह थी, जहाँ बहुत सारे पेड़, झाड़ियाँ और सूखी घास थी। इसी जगह पर कभी कभी घुड़दौड़ की रेस भी होती थी। क्योंकि यहाँ गाड़ियों का आना मुश्किल था, इसलिए ये मोहल्ले के बच्चों के मिलने और खेलने की सबसे पसंदीदा जगह थी। शाम होते होते फिलोमेना अपने काम में व्यस्त थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शाम के 5 बजे रूई की टीचर ने ऑफिस में फोन किया और पूछा कि रूई ट्यूशन क्लास में क्यों नहीं आया। ये सुनते ही फिलोमेना को चिंता होने लगी, क्योंकि रूई पहले कभी बिना बताए क्लास मिस नहीं करता था। वो फौरन अपने काम से निकली और खाली मैदान की ओर भागी, जहां उसने अपने बेटे को खेलने के लिए कहा था। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था। अब घबराकर फिलोमेना सीधा घर गई, ये सोचकर कि शायद रूई वहां चला गया हो। लेकिन ना तो रूई वहां था और ना ही उसकी साइकिल। अब तक फिलोमेना को लगने लगा था कि कुछ गलत हो गया है। एक और बात जो उसे चिंता में डाल रही थी वो थी रूई की सेहत। रूई को एपिलिप्सी के दौरे पड़ते थे और उसे हर दिन दवा लेनी पड़ती थी। अगर उसने दवा नहीं ली तो उसका कहीं गिर जाना या बेहोश हो जाना संभव था। बिना वक्त गवाए फिलोमेना और मनुअल ने मोहल्ले के कुछ लोगों की मदद से रूई को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे इलाके में खोजबीन की, लेकिन कहीं भी रूई का कोई सुराग नहीं मिला। अब उनके पास एक ही विकल्प बचा था, पुलिस के पास जाना। उस रात वो लौजाता पुलिस स्टेशन पहुंचे और रूई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मामला गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने ये कहकर 24 घंटे इंतजार करने के लिए कहा कि शायद रूई खुद ही वापस आ जाएगा। पुलिस ने यह मान लिया था कि रूई घर से भाग गया है और जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन रूई का परिवार जानता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगले दिन पुलिस, मिलिट्री फोर्स और फायर ब्रिगेड की मदद से इलाके में बड़ी खोजबीन शुरू हुई। इस दौरान एक गवाह ने बताया कि उसने रूई की साइकिल खाली मैदान में झाड़ियों के पास देखी थी, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो साइकिल का कोई निशान नहीं था। अब फिलोमेना ने पुलिस को बताया कि आखिरी बार जब उसने अपने बेटे को देखा था तब वो अल्फोंसो डियाज के साथ बाहर जाने की बात कर रहा था। यही बात सुनकर पुलिस ने पहली बार अल्फोंसो की पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया। जब पुलिस अल्फोंसो डियाज को थाने लेकर आई तो वो बेचैन और घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसे रूई के बारे में कुछ भी नहीं पता। मामला और भी अजीब हो गया जब रूई के दादा जोस पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और अल्फोंसो का सामना किया। जोस को देखते ही अल्फोंसो रोने लगा और बॉर्डर सील करने की सलाह देने लगा। उसने कहा, अगर ये अपहरण का मामला है तो हो सकता है कि अपराधी रूई को देश के बाहर ले जा रहे हो। इस बयान ने पुलिस को चौंका दिया, क्योंकि किसी ने भी अभी तक अपहरण की बात नहीं की थी। फिर अल्फोंसो को ये कैसे पता चला?
जब अल्फोंसो से दोबारा कड़ाई से पूछताछ की गई तो कुछ और गवाह सामने आए। इन गवाहों ने दावा किया कि उस दोपहर रूई और अल्फोंसो को साथ देखा गया था, लेकिन पुलिस ने इस नई जानकारी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अब इस बात पर अटके थे कि रूई भाग गया होगा, उसकी हत्या हो चुकी होगी या उसने आत्महत्या कर ली होगी। किसी ने यह सोचना भी जरूरी नहीं समझा कि शायद रूई का अपहरण हुआ हो। कुछ दिनों बाद रूई के चचेरे भाई आंद्रे मेंडोसा ने पुलिस को एक चौंकाने वाला बयान दिया। उसने बताया कि गायब होने से एक दिन पहले अल्फोंसो उसे और रूई को स्कूल के बाहर मिला था। अल्फोंसो ने उन्हें पहले एक सुनसान जगह पर पटाखे चलाने के लिए बुलाया और फिर एक वेश्यालय ले जाने की पेशकश की। अल्फोंसो ने कहा था कि वहाँ कुछ महिलाएं हैं जो उनसे मिलने को तैयार है। रूई और आंद्रे जाने के लिए बहुत उत्साहित हो गए और उन्होंने प्लानिंग बना ली कि अगले दिन दोपहर 3 बजे अल्फोंसो से मिलेंगे। लेकिन अगले दिन जब आंद्रे घर से बाहर जाने लगा तो उसकी मां ने उसे रोक लिया, पर ऐसा लग रहा था कि रूई को कोई रोक नहीं सका। अब पुलिस को एक नई दिशा मिल गई थी। उन्होंने एक लोकल सेक्स वर्कर अल्सिना डियाज से पूछताछ करने का फैसला किया। क्या वो कुछ ऐसा जानती थी जो पुलिस को अब तक पता नहीं चला था? जब पुलिस ने अल्सिना डियाज से पूछताछ की तब उसने जो बताया वो सुन्न कर देने वाला था। उसने कहा कि जिस दिन रूई गायब हुआ वो लुस्तासो इलाके में काम कर रही थी। उस दौरान एक आदमी ने उसे पैसे की पेशकश की ताकि वो एक छोटे लड़के के साथ संबंध बनाए। अल्सिना ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वो उस बच्चे को सुनसान जगह ले गई तो उसने उसके साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की। इसके बजाय उसने लड़के से बात करना शुरू किया और उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। रूई ने जवाब दिया, वो आदमी जो गाड़ी में है मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया है और चाहता है कि मैं महिलाओं के साथ संबंध बनाऊं। यह सुनकर अल्सिना को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि उसने लड़के के साथ करीब 15 मिनट बिताए पर कोई शारीरिक संपर्क नहीं किया। बात करने के बाद उसने देखा कि वो आदमी और लड़का वहां से कहीं और जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। अल्सिना ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, लेकिन उसने पूरे यकीन के साथ कहा कि वो लड़का रूई पेद्रो ही था। जब पुलिस ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत अल्फोंसो डियाज को दोबारा बुलाया। पूछताछ में अल्फोंसो ने कहा कि रूई के गायब होने वाले दिन वो अकेला था और पाकोस डी फेरेरो नामक इलाके में घूम रहा था, जिसके बाद वो घर गया, नहाया और अपनी प्रेमिका से मिलने चला गया। उसकी प्रेमिका ने भी ये बयान दिया कि जब रूई गायब हुआ तब अल्फोंसो उसके साथ था, लेकिन पुलिस को कुछ और ही शक हो रहा था। उन्होंने देखा कि अल्फोंसो जिस कार को चला रहा था वो एक काले रंग की फिएट ऊनो कार थी। ये कार उसके भाई की थी और उसे उस दिन गाड़ी की एनुअल सर्विसिंग करवानी थी, लेकिन अल्फोंसो उस दिन सर्विसिंग के लिए नहीं गया। यह संयोग था या कोई राज छुपाया जा रहा था। पुलिस को लगा कि अल्फोंसो के बयान में कई विरोधाभास थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्सिना डियाज की गवाही को ज्यादा महत्व नहीं दिया और इस तरह रूई पेद्रो का मामला एक और अधूरी कहानी बनकर रह गया। पुलिस को अब तक यही लग रहा था कि जिस आदमी और बच्चे की बात अल्सिना ने की थी वो शायद कोई और थे, न कि अल्फोंसो और रूई। अल्सिना ने कहा कि जिस कार में वो बच्चा आया था वो सफेद रंग की थी, लेकिन अल्फोंसो की कार काले रंग की थी। क्या ये किसी और की करतूत थी या अल्फोंसो ने कहीं और से सफेद कार लाई थी? उसी समय कुछ चश्मदीदों ने बताया कि जब अल्फोंसो पहली बार पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आया तब वो बहुत अच्छे कपड़े पहने और साफ सुथरा था। यह बहुत असामान्य था क्योंकि आमतौर पर वो हमेशा गंदे कपड़ों में रहता था और खुद की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन उस दिन वो इतना साफ सुथरा और परफ्यूम लगाए हुए आया कि जब पुलिस ने उसके कपड़ों में सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। इस बीच गांव में रूई के बारे में अफवाहें तेजी से फैलने लगी। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक पेट्रोल पंप कर्मचारी ने दावा किया कि उसने रूई को शहर के बीचों बीच 2 और लड़कों के साथ चलते हुए देखा था, लेकिन बाद में इस बयान को खारिज कर दिया गया। एक 14 साल के लड़के ने भी गवाही दी कि रूई उस दिन फुटबॉल खेलने आया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कहा कि उसे जाना है। इसके बाद उसने अपनी साइकिल झाड़ियों में छुपाई और एक गाड़ी में बैठकर चला गया। और फिर एक फायर फाइटर महिला ने भी पुलिस को बताया कि उसने एक काली गाड़ी को किसी लड़के को टक्कर मारते हुए देखा था। उसने कहा कि वो लड़का रूई था और गाड़ी का ड्राइवर अल्फोंसो, लेकिन पुलिस ने इस गवाही को भी नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्या सच जानने की कोशिश भी की जा रही थी या फिर कोई ऐसा था जो चाहता था कि ये मामला हमेशा के लिए एक राज बना रहे? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, लोगों ने अल्फोंसो डियाज के बर्ताव में अजीब बदलाव देखना शुरू किया।
गांव में हर कोई जानता था कि अल्फोंसो की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन रूई के गायब होने के बाद अचानक उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो पहले से बेहतर कपड़े पहनने लगा, उसका रहने का तरीका भी बदल गया। लोगों को शक होने लगा कि उसे कहीं से बहुत सारे पैसे मिले थे। इस दौरान पुलिस और पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ लौजादा ने मिलकर एक ऑफिशियल जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि 5 गवाह, जो सभी बच्चे थे, उन्होंने रूई को उसी दिन अपनी साइकिल चलाते हुए देखा था। लेकिन उनमें से एक लड़के ने बाद में आत्महत्या करने की कोशिश की। जब पुलिस ने इस घटना की जांच की तो पता चला कि यह मानसिक तनाव रूई की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ था। एक गवाह हिल्दर सिल्वा ने पुलिस को बताया कि अल्फोंसो डियास एक बहुत ही अजीब आदमी था। उसने कहा कि अल्फोंसो और रूई के बीच की दोस्ती कुछ दिनों से एक तरह की सनक बन गई थी। गवाहों ने यह भी कहा कि रूई के माता पिता ने जब अल्फोंसो से मिलने पर रोक लगाई तब भी अल्फोंसो उसे छुपकर मिलने के लिए मना लेता था। लेकिन पुलिस ने हेल्दर सिल्वा के बयान को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि अल्फोंसो पर शक करने के बजाय उन्होंने दूसरी संभावनाओं की जांच में ज्यादा ध्यान दिया। जब पत्रकारों ने पुलिस से इस मामले पर सवाल किए तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लोगों को लगने लगा कि पुलिस ये मामला सुलझाना ही नहीं चाहती। क्या कोई सच छुपाया जा रहा था? कुछ ही दिनों में रूई की तलाश का दायरा बढ़ा दिया गया। गांव के हर इलाके को खंगाला गया। नदी, जंगल, सुनसान जगह और कुएं तक की तलाशी ली गई, लेकिन रूई का कोई सुराग नहीं मिला। गांव में उसकी तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए ताकि कोई भी जानकारी सामने आ सके, लेकिन धीरे धीरे ये मामला ठंडा पड़ने लगा। हालांकि पत्रकारों और मीडिया का इस पर ध्यान बना रहा। इस बीच कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन एक अजनबी ने रूई के घर फोन किया। उसने दावा किया कि वो रूई का अपहरण करता है। उसने फिलोमेना से एक अजीब और बेहुदा मांग की। उसने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को वापस चाहती हो तो खिड़की पर खड़े होकर अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर फिलोमेना को गुस्सा भी आया और डर भी लगा। उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। कुछ समय बाद एक और कॉल आई। फिलोमेना ने फोन उठाया और उधर से किसी बच्चे के चीखने की आवाज आई। क्या वो रूई था? पुलिस ने इन कॉल्स को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन टेक्निकल सीमाओं की वजह से कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद एक भविष्यवक्ता ने परिवार से संपर्क किया। उसने दावा किया कि उसने रूई को पानी में देखा है। क्या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी या इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती थी? जैसे जैसे साल बीतते गए, फिलोमेना ने फिर से अल्फोंसो डियास पर शक जताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्फोंसो का बर्ताव अब पूरी तरह बदल गया था। पहले वो एक असामाजिक और बचकाना इंसान था, लेकिन अब वो एक जिम्मेदार और सामान्य व्यक्ति की तरह दिखने लगा था। क्या वो अपनी असलियत छुपाने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि अगर वो निर्दोष था तो उसे छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती? लेकिन पुलिस ने अब भी अल्फोंसो को शक के दायरे में नहीं लिया। इस बीच रूई का परिवार दर्द और असमंजस में जीता रहा। क्या वो कभी अपने बेटे को वापस देख पाएंगे या ये मामला हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा? फिलोमेना को पूरा यकीन था कि अल्फोंसो डियास को रूई के गायब होने के बारे में जरूर कुछ पता है। वो बार बार पुलिस से कहती रही कि अल्फोंसो झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस का रवैया पहले जैसा ही था। उन्होंने कहा कि अल्फोंसो के पास एक मजबूत बहाना है, इसलिए उसे शक के दायरे में नहीं लिया जा सकता। पुलिस ने आल्सिना डियास की गवाही को भी नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि वो एक सेक्स वर्कर थी। पुलिस को लगा कि उसकी गवाही भरोसेमंद नहीं है। इस तरह जांच पहले की तरह धीमी होती गई। रूई के परिवार ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी नया सुराग नहीं मिला। अब ऐसा लगने लगा था कि ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया। अप्रैल 1998 यानी रूई के गायब होने के 1 महीने बाद एक राजनीतिक टिप्पणीकार नूनो रोगेइरो पुलिस के पास एक अजीब खोज लेकर पहुंचा। वो हाल ही में अपने परिवार के साथ डिज्नीलैंड पेरिस घूमने गया था। वहां उसने बहुत सारी तस्वीरें ली थी। जब उसने उन तस्वीरों को दोबारा देखा तो एक तस्वीर में कुछ अजीब नजर आया। इस तस्वीर में उसके परिवार के पीछे एक लड़का बैठा था। ये लड़का रूई पेद्रो से बेहद मिलता जुलता था और उसकी बगल में एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र करीब 40 साल रही होगी। नूनो ने ये तस्वीर पुलिस को सौंप दी। जब फिलोमेना और मनोल ने इसे देखा तो उन्हें पूरे विश्वास के साथ कहा कि ये उनका बेटा रूई है। पुलिस ने इस तस्वीर की बारीकी से जांच शुरू कर दी। उन्होंने डिज्नीलैंड पेरिस में सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज खंगालनी चाहिए, लेकिन जिस दिन ये तस्वीर खींची गई थी उस दिन कैमरे बंद थे।
अब ये तस्वीर ही इकलौता सबूत बची थी। इस तस्वीर ने एक नई उम्मीद जगाई। क्या रूही जिंदा था और उसे किसी ने विदेश में रखा हुआ था? क्या वो उस आदमी के साथ जबरदस्ती था या फिर भागने की कोशिश कर रहा था? कई सालों तक यह तस्वीर सबसे बड़ा रहस्य बनी रही। फिर 1998 में ही ब्रिटिश पुलिस ने ऑपरेशन कैथेड्रल नाम के एक बड़ी छापेमारी की। इस छापेमारी में द वंडरलैंड क्लब नाम के एक अंतरराष्ट्रीय चाइल्ड पोर्नोग्राफी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। क्या इस मामले का कोई कनेक्शन रूई पेद्रो की गुमशुदगी से था? क्या ये गिरोह रूई को कहीं दूर ले गया था? अब पुलिस को फिर से जांच शुरू करनी पड़ी। लेकिन क्या इतने साल बाद भी सच सामने आ पाएगा? ब्रिटिश पुलिस की ऑपरेशन कैथेड्रल छापेमारी में कई शातिर अपराधियों को पकड़ा गया। इनमें से एक था गेविन सिगर्स, जो 29 साल का एक आईटी एक्सपर्ट था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसके पास हजारों गैर कानूनी और भयानक तस्वीरें मिली। हैरानी की बात यह थी कि गेविन एक आम जिंदगी जी रहा था। वो अपने समुदाय में युवाओं का मार्गदर्शन करने वाला एक सम्मानित व्यक्ति माना जाता था, लेकिन सच्चाई बेहद डरावनी थी। इस गिरोह के कई और सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लाखों तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए। बाद में इन तस्वीरों को यूके के नेशनल क्राइम स्क्वाड द्वारा एक डेटाबेस में जोड़ा गया, जहां दुनिया भर के गुमशुदा बच्चों की तस्वीरों का मिलान किया गया। इसी दौरान साल 2000 के दशक के मध्य में एक सीक्रेट फोल्डर मिला। इसमें एक बच्चे की बहुत सी डरावनी तस्वीरें थी, जिसे बिली के नाम से जाना जाता था। जब इन तस्वीरों की तुलना की गई तो ये पता चला कि बिली दरअसल रूई पेद्रो था। अब ब्रिटिश पुलिस ने रूई के माता पिता फिलोमेना और मनोअल को बुलाया। उन्हें ये भयानक तस्वीरें दिखाई गई। जैसे ही उन्होंने तस्वीरें देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिना किसी संदेह के कहा कि ये उनका बेटा रूई ही है। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से शारीरिक शोषण और हिंसा के निशान दिख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद फिलोमेना और मनोअल को उम्मीद थी कि उनका बेटा जिंदा होगा। जब ये खबर मीडिया में आई तो पुर्तगाली पुलिस घबरा गई। उन्हें डर था कि अगर रूई को वाकई अगवा किया गया था तो इस खबर के फैलने से उसके अपहरणकर्ता उसे मार सकते हैं। इसके बाद गेविन सिगर से फिर पूछताछ की गई। उसने साफ इनकार कर दिया कि उसे इन तस्वीरों की असली लोकेशन के बारे में कोई जानकारी थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि ऑपरेशन कैथेड्रल के तहत पुलिस ने पूरे 7,50,000 से ज्यादा अश्लील तस्वीरें और वीडियो जब्त किए थे और उनमें से सिर्फ कुछ ही बच्चों की पहचान हो पाई थी। रूई इन गिने चुने बच्चों में से था जिसकी पहचान तस्वीरों के जरिए हुई। लेकिन सवाल अब भी वही था, रूई कहाँ है? इस पूरी छापेमारी में कुल 1263 बच्चों की तस्वीरें मिली थी, लेकिन सिर्फ 16 बच्चों की पहचान हो पाई। इनमें से 6 बच्चे ग्रेट ब्रिटेन के थे, 7 बच्चे अमेरिका के थे, एक बच्चा चिली से था और एक बच्चा अर्जेंटीना से था। तो पुर्तगाली पुलिस को यकीन हो गया कि रूई पेद्रो किसी इंटरनेशनल चाइल्ड अब्यूज गैंग का शिकार हुआ था। साल 2002 में लोंजादा पुलिस ने रूई के गायब होने वाली जगह से पहला क्राइम सीन रिक्रिएशन किया। इसमें उन सभी चश्मदीदों को शामिल किया गया जिन्होंने रूई को आखिरी बार देखा था। अल्फोंसो डियास को उन सभी जगहों पर ले जाया गया जहां उसने कहा था कि वो गया था। इस दौरान जांच टीम के प्रमुख एदुआर्दा सुजा ने पाया कि अल्फोंसो के बयान में कई विरोधाभास थे। वो घबराया हुआ लग रहा था और उसने कुछ जगहों की पहचान करने में गलती की। क्या वो झूठ बोल रहा था? क्या उसकी कही गई जगह सिर्फ एक बहाना थी? पुलिस को अब भी शक था, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आखिरकार ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को भेज दिया गया, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। उसी समय रूई के दादा जोस, जो इस मामले की सबसे बड़ी आवाज बने हुए थे, एक दुर्घटना में मारे गए। वो ट्रैक्टर चला रहे थे जब अचानक ट्रैक्टर पलट गया। कुछ लोगों ने इसे एक सामान्य हादसा माना, लेकिन कई लोगों को शक था कि ये एक सुनियोजित हत्या भी हो सकती थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई चाहता था कि जोस चुप हो जाए? रूई पेद्रो का मामला अब और भी उलझता जा रहा था। क्या कभी सच्चाई सामने आ भी पाएगी? रूई पेद्रो के दादा जोस की अचानक मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक अपने पोते को ढूंढने के लिए लड़ते रहे। गांव में हर कोई उनका सम्मान करता था क्योंकि उन्होंने रूई के लिए न्याय की मांग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। इसी बीच पुर्तगाली पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि देश में एक बड़ा गिरोह एक्टिव था, जिसमें काफी बड़े लोगों के नाम शामिल थे। इस गिरोह में डॉक्टर, वकील, टेलीविजन होस्ट और कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे।
ये सभी लोग बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में शामिल थे। जांच के दौरान एक सेक्स वर्कर की पहचान की गई। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने एक डरावनी जानकारी दी। उसने कहा कि एक दिन जब वो लिस्बन के एक लॉज में थी तो उसने एक बच्चे का पोर्नोग्राफी वीडियो देखा। उस वीडियो में उसने रूई पेद्रो को पहचाना। ये सुनते ही जांच टीम सतर्क हो गई। उसने ये भी बताया कि वो वीडियो गिरोह के एक सदस्य कार्लोस सिल्वानो के पास था। कार्लोस कौन था? वो एक ड्राइवर था जिसकी जिम्मेदारी छोटे बच्चों को अपहरण करके उन अमीर और ताकतवर लोगों तक पहुंचाने की थी। और सबसे भयानक बात यह थी कि कार्लोस खुद भी इस अपराध में शामिल था। आखिरकार पूरी जांच के बाद कार्लोस सिल्वानो ने अपने अपराध कबूल कर लिए। उसने 640 मामलों में खुद को दोषी बताया। उसने स्वीकार किया कि वो कई बच्चों को अलग अलग जगहों पर लेकर गया था। इसके अलावा इस गिरोह के 7 और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद पुर्तगाल में ये मामला बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। लोगों को शक होने लगा कि क्या रूई पेद्रो भी इस गिरोह के हाथ में फंस गया था, लेकिन पुलिस किसी भी ठोस सबूत तक नहीं पहुंच पाई। वो वीडियो जिसका जिक्र सेक्स वर्कर ने किया था कभी मिला ही नहीं। अब सवाल ये था, क्या रूई वाकई इस गिरोह का शिकार हुआ था या ये बस एक और अफवाह थी जो इस रहस्यमय केस को और उलझाने आई थी। कुछ साल बीत गए और ये मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। पुलिस ने जांच को गुप्त रखा, जिसके बाद रूई पेद्रो का केस धीरे धीरे भुला दिया गया। लेकिन साल 2007 में पुर्तगाल एक और रहस्यमय मामले से दहल उठा। ये था मैडलिन मैक्केन का केस। 3 साल की मैडलिन, जो ब्रिटिश नागरिक थी, पुर्तगाल में प्राया दा लूज नाम की जगह से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। उस रात उसके माता पिता केट और गेरी मैक्केन पास ही के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। मैडलिन और उसके 2 जुड़वा भाई बहन अपार्टमेंट में अकेले सो रहे थे। रात के 10 बजे जब केट वापस आई तो उन्होंने देखा कि मैडलिन गायब थी। खिड़की खुली हुई थी और कमरे में कोई नहीं था। जल्द ही ये मामला पुर्तगाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया में सुर्खियां बना गया। लेकिन जांच में कई गलतियां हुई। पुलिस ने कमरे को तुरंत सील नहीं किया, जिसके कारण जरूरी सुराग नष्ट हो गए। ब्रिटिश और पुर्तगाली अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी रही। कई अलग अलग थ्योरी सामने आई जिसने जांच को और उलझा दिया। कुछ महीनों बाद सितंबर 2007 में पुर्तगाली पुलिस ने मैडलिन के माता पिता को ही शक के दायरे में रख दिया। उनका मानना था कि शायद किसी दुर्घटना में मैडलिन की मौत हो गई थी और उसके माता पिता ने इस सच को छुपाने के लिए अपहरण की कहानी बना दी। लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आखिरकार 1 साल बाद जांच को बंद कर दिया गया। पर इस दौरान एक नई संभावना सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि मैडलिन को किसी बाल तस्करी गिरोह ने अगवा किया था। और फिर रूई पेद्रो का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया। क्या इन दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध था या फिर दोनों बच्चे एक ही किस्म के गिरोह के शिकार हुए थे? रूई के परिवार ने इस मौके का फायदा उठाकर पुर्तगाली पुलिस पर फिर से दबाव बनाया। लेकिन अब तक रूई की गुमशुदगी का सच अंधेरे में ही था। क्या अब इस मामले में कोई नई रोशनी आएगी या ये केस हमेशा के लिए एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह जाएगा? रूई पेद्रो के परिवार ने मैडलिन मैक्केन के मामले पर कड़ी नजर रखी। जब ये केस दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगा तो फिलोमिना और मनुअल ने भी इसे एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने फिर से पुर्तगाली पुलिस पर दबाव बनाया कि रूई पेद्रो का केस फिर से खोला जाए। अब लोगों को ये एहसास होने लगा कि पुर्तगाल में बच्चों की गुमशुदगी के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन रूई के परिवार ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। साल 2009 में एक ऐसी घटना हुई जिसने ये साबित कर दिया कि लंबे समय से लापता बच्चे जिंदा मिल सकते हैं। अमेरिका में जेसी डुगार्ड नाम की एक लड़की जो 18 साल से लापता थी, बाद में जिंदा पाई गई। इस घटना ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जेसी डुगार्ड सिर्फ 11 साल की थी जब उसे 1991 में कैलिफोर्निया के साउथ लेक ताहो से अगवा कर लिया गया। फिलिप गेरिडो नाम के एक अपराधी और उसकी पत्नी नैन्सी ने उसे सड़क से उठा लिया और अपने घर के पीछे एक गुप्त कैद खाने में बंद कर दिया। अगले 18 साल तक जेसी को इस कैद से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। इस दौरान उसके साथ लगातार अत्याचार होते रहे। महज 14 साल की उम्र में उसने गेरिडो के बच्चे को जन्म दिया। फिर 18 साल की उम्र में उसने एक और बच्ची को जन्म दिया। लेकिन अंततः 2009 में गेरिडो की संदिग्ध हरकतों के कारण पुलिस को उस पर शक हुआ। जांच के दौरान पुलिस को पीछे के कैद खाने के बारे में पता चला और जेसी को जिंदा बचा लिया गया।
18 साल बाद वो फिर से अपने परिवार से मिली। इस खबर ने रूई पेद्रो के परिवार को एक नई उम्मीद दी। फिलोमेना को अब भी यकीन था कि उसका बेटा जिंदा हो सकता है। उन्होंने पुर्तगाली पुलिस से फिर से जांच करने की अपील की। तब तक मैडलिन मैक्केन की गुमशुदगी के कारण पहले से ही पुर्तगाल में दबाव बढ़ रहा था। अब पुर्तगाली पुलिस को रूई पेद्रो के मामले पर दोबारा ध्यान देना पड़ा। इसके लिए एक नई जांच टीम बनाई गई। सबसे पहले उन्होंने पुराने सभी गवाहों से फिर से पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि ये जांच आगे बढ़ पाती, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। आखिरकार पुर्तगाली मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने ऐलान किया कि अल्फोंसो डियाज के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे और अब वो मुकदमे का सामना करेगा। 11 फरवरी 2011 को अल्फोंसो डियाज को आधिकारिक रूप से आरोपी घोषित कर दिया गया। ये खबर पूरे पुर्तगाल में फैल गई। कई लोग हैरान थे कि इतने साल बाद आखिरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाया जा रहा था। लेकिन रूई के माता पिता को गुस्सा था। उनके वकील ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये कार्रवाई बहुत देर से हुई। अगर पुलिस ने सही समय पर काम किया होता तो शायद रूई को बचाया जा सकता था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शुरुआती जांच में कई गंभीर गलतियां की गई। इतने वर्षों में पुलिस के पास कई मौके थे कि वो इस केस को सुलझा सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब मामला अदालत तक पहुंच चुका था। लोंजादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अल्फोंसो डियाज के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। अल्फोंसो पर आरोप था कि उसने रूई पेद्रो को एक सेक्स वर्कर से मिलवाया और फिर उसे कहीं ले गया जहां से वो गायब हो गया। मुकदमे में सबसे बड़ा सवाल ये था, उस दिन दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे के बीच अल्फोंसो डियाज कहाँ था। अल्फोंसो इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। प्रोसिक्यूशन का मानना था कि अल्फोंसो को रूई पेद्रो के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो जानबूझकर चुप था। लेकिन अल्फोंसो ने हर आरोप से इनकार कर दिया। उसके वकील ने कहा कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है। गवाहों में रूई पेद्रो के दोस्त भी शामिल थे, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने रूई को उस दिन अल्फोंसो की कार में बैठते देखा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन गवाहों की पुरानी गवाही और अभी के बयान में कुछ फर्क था। डिफेंस के वकीलों ने इसी बात का फायदा उठाकर गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मुकदमा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। क्या इतने सालों बाद आखिरकार न्याय मिलेगा या फिर से ये केस किसी नतीजे पर पहुंचे बिना ही बंद हो जाएगा? मुकदमे के दौरान अल्फोंसो डियाज की डिफेंस टीम ने हर गवाही को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रूई पेद्रो के दोस्तों के बयान आपस में मेल नहीं खाते। इसके अलावा उन्होंने अल्सिना डियाज की गवाही पर भी सवाल उठाया, क्योंकि अल्सिना सेक्स वर्कर थी जिसने कहा था कि वो आदमी उसे पैसे दिए थे। अल्सिना वही सेक्स वर्कर थी जिसने कहा था कि एक आदमी ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो रूई पेद्रो के साथ संबंध बना सके। शुरुआती जांच में उसने बताया था कि लड़के की आंखें नीली थी, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल दिया और कहा कि जिस लड़के से वो मिली उसकी आंखें बुरी थी। डिफेंस ने कहा कि अगर गवाहों की याददाश्त इतनी कमजोर है तो उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जो साबित कर सके कि रूई पेद्रो अल्फोंसो की कार में था। हालांकि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अल्फोंसो ये साबित ही नहीं कर पाया कि गुमशुदगी वाले दिन वो कहा था। कोर्ट के सामने 2 बड़े सवाल थे। क्या अल्फोंसो सच में रूई पेद्रो के गायब होने का जिम्मेदार था? क्या बिना किसी ठोस सबूत के उसे दोषी ठहराया जा सकता है? इसी के साथ मुकदमे की तारीख तय हो गई, नवंबर 2011। जैसे जैसे ये दिन करीब आ रहा था, अल्फोंसो के वकीलों ने एक नया दांव खेला। उन्होंने दावा किया कि अल्फोंसो मानसिक रूप से कमजोर है और उसे अदालत में पेश नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। नवंबर के महीने में लोजादा कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई। पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था, क्या रूई पेद्रो को न्याय मिलेगा या एक बार फिर ये केस अधूरा ही रह जाएगा। अदालत में सबसे बड़ी गवाह अल्सिना डियाज थी। उसने कहा कि उसने रूई पेद्रो और अल्फोंसो को उस दिन एक साथ देखा था, लेकिन डिफेंस वकीलों ने उस पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि उसने कभी पुलिस स्टेशन में जाकर औपचारिक रूप से अल्फोंसो की पहचान नहीं की थी। इसका जवाब देते हुए अल्सिना ने कहा, क्योंकि पुलिस ने मुझसे ऐसा करने को कहा ही नहीं। इसके बाद रूई पेद्रो के चचेरे भाई आंद्रे ने भी गवाही दी। उसने कहा कि अल्फोंसो ने उसे और रूई को एक सेक्स वर्कर के पास ले जाने का ऑफर दिया था, लेकिन डिफेंस वकील ने उसकी गवाही को भी शक के दायरे में रखा। उन्होंने कहा कि अगर ये सच था तो आंद्रे ने पहले पुलिस को ये क्यों नहीं बताया। इसके बाद
डिफेंस चीफ ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि फिलोमेना और मनोअल की अल्फोंसो से व्यक्तिगत दुश्मनी थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मनोअल को इस बात से जलन थी कि उसका बेटा और पत्नी अल्फोंसो के करीब थे, लेकिन मनोअल ने इस आरोप को सख्ती से नकार दिया। उसने कहा कि उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि अल्फोंसो की उम्र बहुत ज्यादा थी और उसका रुई पेद्रो पर गलत असर पड़ सकता था। मुकदमे के दौरान अदालत के सदस्य, न्यायाधीश और गवाहों को उन सभी जगहों पर ले जाया गया जहां रुई पेद्रो को आखिरी बार देखा गया था। खाली मैदान जहां वो साइकिल चला रहा था, ऑफिस जहां से उसकी मां ने उसे जाने नहीं दिया, और वो जगह जहां माना जाता था कि उसे आखिरी बार देखा गया था। फिलोमेना और मनोअल के लिए ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन उन्होंने कहा अगर इसमें हमें हमारे बेटे के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है तो हम हर दर्द सहने के लिए तैयार हैं। अब अदालत में आखिरी सुनवाई का समय आ चुका था। क्या अल्फोंसो डियाज को दोषी ठहराया जाएगा या वो कानून के शिकंजे से बच निकलेगा? पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था। फैसले का दिन आ चुका था। फिलोमेना और मनोअल बेचैनी से कोर्ट में बैठे थे। उन्हें उम्मीद थी कि इतने सालों के दर्द और इंतजार के बाद उन्हें न्याय मिलेगा। प्रोसिक्यूशन ने अपना आखिरी बयान दिया। अल्फोंसो डियाज का बर्ताव संदेहास्पद है। उसने कभी ये साबित नहीं किया कि गुमशुदगी वाले दिन वो कहा था। उसने गवाहों के बयान में शक पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी अपनी कहानी नहीं समझ सका। अगर वो निर्दोष होता तो क्या वो रुई पेद्रो के माता पिता के दर्द को कम करने की कोशिश नहीं करता? इसके बाद डिफेंस के वकीलों ने अपना तर्क रखा। हमारे पास रुई पेद्रो को अल्फोंसो की कार में देखने का कोई सीधा सबूत नहीं है। गवाहों के बयान विरोधाभासी है। हमारी न्याय प्रणाली में किसी को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ पक्के सबूत ना हो। अब फैसला न्यायाधीश के हाथों में था। 22 फरवरी 2012 को कोर्ट ने फैसला सुनाया, अल्फोंसो डियाज निर्दोष है। पूरी कोर्टरूम में सन्नाटा फैल गया। फिलोमेना के हाथ कांपने लगे। मनोअल की आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ ने अल्फोंसो के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, न्याय नहीं मिला, ये एक मजाक है। अल्फोंसो ने पहली बार मीडिया से बात की। उसने कहा, मुझे खुशी है कि अब मेरा बेटा बड़ा होकर ये देख पाएगा कि उसका पिता निर्दोष था। फिलोमेना इस फैसले से पूरी तरह टूट गई। जब वो कोर्ट से बाहर निकली तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, मेरा बेटा कहाँ है? कोई मुझे मेरा बेटा वापस ला दे। उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। इस फैसले के बाद मनोअल ने ठान लिया कि वो अकेले ही लड़ाई जारी रखेगा। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि किसी दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। रुई पेद्रो का परिवार इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकता था। उन्होंने तुरंत ऊपरी अदालत में अपील दायर की। उनका कहना था यह फैसला पुलिस की लापरवाही जांच पर आधारित है। शुरुआत में पुलिस ने कई अहम सबूतों को नजरअंदाज किया था। अब मामला पुर्तगाल की उच्च अदालत में चला गया, लेकिन इस बार मनोअल को एक और चिंता थी, फिलोमेना की हालत। कोर्ट केस के तनाव और अपने बेटे को ना पा सकने के दर्द ने फिलोमेना को अंदर से तोड़ दिया। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उनका वजन तेजी से घटने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि अगर वो इसी तरह तनाव में रही तो उनकी सेहत और बिगड़ सकती है। अब मनोअल और परिवार के बाकी सदस्यों का ध्यान पहले फिलोमेना की सेहत पर था। धीरे धीरे बहुत कोशिशों के बाद फिलोमेना थोड़ा ठीक हो गई। अब वो 47 किलो वजन तक पहुंच चुकी थी और उनके अंदर फिर से लड़ने की हिम्मत लौट रही थी। साल 2014 में पुर्तगाल की ऊपरी अदालत ने फैसला सुनाया कि अल्फोंसो डियाज पर फिर से मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन इस बार अल्फोंसो को सिर्फ एक अपराध का दोषी ठहराया गया, जो था नाबालिग को गलत काम के लिए ले जाना, करप्शन ऑफ अ माइनर। अब सवाल ये था, क्या वो इस बार सजा पाएगा या एक बार फिर न्याय का गला घोट दिया जाएगा? आखिरकार 4 मार्च 2015 यानी रुई पेद्रो के गायब होने के 17 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अल्फोंसो डियाज को 3 साल और 6 महीने की सजा सुनाई गई, लेकिन ये सजा रुई पेद्रो के अपहरण या हत्या के लिए नहीं थी। ये सजा उसे एक नाबालिग को सेक्स वर्कर के पास ले जाने, करप्शन ऑफ अ माइनर के अपराध में दी गई। फिलोमेना और मनोअल ने राहत की सांस ली। ये वो न्याय नहीं था जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कम से कम ये साबित हो गया कि अल्फोंसो डियाज निर्दोष नहीं था। फिलोमेना ने कहा,
यह फैसला एक रोशनी की किरण है। ये साबित करता है कि हमारा बेटा झूठ नहीं था, लेकिन उनके लिए ये लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। वो अब भी अपने बेटे को ढूंढना चाहते थे। इस बीच अल्फोंसो और उसके वकीलों ने इस फैसले को चुनौती दी। उन्होंने कई बार अपील की, लेकिन सभी खारिज कर दी गई। आखिरकार अल्फोंसो को जेल जाना पड़ा। वो उत्तरी पुर्तगाल के गिमारेस जेल में अपनी सजा काटने लगा, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2017 में उसे अच्छे व्यवहार के कारण रिहा कर दिया गया। फिलोमेना और मनुएल के लिए ये एक और झटका था। उन्होंने कहा, कैसे कोई आदमी जिसने हमारे बेटे को ले जाने में भूमिका निभाई सिर्फ 2 साल में बाहर आ सकता है। फिलोमेना ने यह भी कहा कि उन्हें अपने देश की न्याय व्यवस्था पर अब कोई भरोसा नहीं रहा। अब रूई पेद्रो का मामला फिर से एक अनसुलझी कहानी बन गया था। साल बीतते गए, लेकिन रूई पेद्रो का परिवार आज भी उसकी तलाश में था। हर साल 4 मार्च को जब रूई के गायब होने की बरसी आती, उनका दुख और गहरा हो जाता। फिलोमेना ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे लिए वक्त वही रुक गया जब मेरा बेटा गायब हुआ था। मुझे अब भी उम्मीद है कि वो जिंदा होगा और किसी दिन वापस आएगा। वो अक्सर कल्पना करती थी कि अब तक रूई कैसा दिखता होगा। क्या वो लंबा और मजबूत हो गया होगा? क्या उसके चेहरे पर अब भी वही मासूमियत होगी? लेकिन एक सवाल हमेशा उनके दिल में चुभता रहा, अगर वो जिंदा है तो अब तक उसने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? इसी दौरान एक फिल्म निर्माता क्लाउडिया क्लेमेंटी ने इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें फिलोमेना रोते हुए कह रही थी कि उनका बेटा अब 27 साल का हो गया होगा, लेकिन वो अब भी उसे 11 साल के बच्चे के रूप में याद करती है। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों की इस केस में फिर से दिलचस्पी जागी। इसके कुछ समय बाद 2018 में इंटरनेट पर एक और चौंकाने वाली खबर मिली। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुर्तगाल की गलियों में घूम रहा एक बेघर व्यक्ति दिखाई दिया। उस व्यक्ति के चेहरे के फीचर्स रूई पेद्रो से मिलते जुलते थे। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, क्या ये रूई पेद्रो है? लेकिन जब पुलिस ने इस व्यक्ति की पहचान की तो ये एक बेघर आदमी निकला जिसका रूई पेद्रो से कोई संबंध नहीं था। ये खबर फिलोमेना और मनुएल के लिए एक और झटका थी। उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन वो फिर से निराशा में बदल गई। 2019 में रूई पेद्रो को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया। सरकार के लिए ये सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया थी, लेकिन फिलोमेना के लिए ये सबसे बड़ा दुख था। उन्होंने कहा, मैं कभी भी अपने बेटे के लिए एक कब्र नहीं बनवाऊंगी। अगर मैं ऐसा करूंगी तो इसका मतलब होगा कि मैंने उसे खोजने की उम्मीद छोड़ दी है। और फिलोमेना शारीरिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उन्हें हमेशा अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ रहना पड़ता था। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब पूरी तरह से रिटायर हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का कमरा आज भी वैसे ही रखा था जैसे वो उस दिन था जब वो गायब हुआ था। उन्होंने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा बेटा मेरे दिल में रहेगा। रूई पेद्रो का मामला पुर्तगाल के सबसे चर्चित अनसुलझे मामलों में से एक बन गया, लेकिन जो लोग इस केस को करीब से जानते थे उन्होंने हमेशा कहा कि पुर्तगाली पुलिस ने इस मामले में बहुत बड़ी लापरवाही की थी। इस केस की शुरुआत से ही जांच में गंभीर गलतियां हुई। महत्वपूर्ण गवाहों को नजरअंदाज किया गया, संभावित सबूतों को सही समय पर इकट्ठा नहीं किया गया। जांच में इतनी देरी हुई कि कई सुराग हमेशा के लिए खो गए। बाद में ये भी सामने आया कि जब रूई पेद्रो की गुमशुदगी की शुरुआती जांच चल रही थी, तब एक पुलिस अधिकारी ने फिलोमेना का यौन उत्पीड़न किया था। ये जानकारी फिलोमेना ने कई सालों तक किसी को नहीं बताई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने सालों बाद भी कोई न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा, अगर पुलिस शुरू से ही सही तरीके से काम करती तो शायद मेरा बेटा अब तक हमारे साथ होता। आज भी जब भी पुर्तगाल में किसी बच्चे की गुमशुदगी का मामला आता है, लोग रूई पेद्रो के केस को याद करते हैं। पत्रकार अन्ना लियाओ, जो सालों तक इस केस पर काम करती रही, उन्होंने कहा, पुर्तगाली पुलिस ने इस केस को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने गवाहों को अनदेखा किया, महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया और उन दिशाओं में कभी जांच ही नहीं की जिनसे सच्चाई सामने आ सकती थी। आज रूई पेद्रो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। क्या वो अब भी जिंदा है या उसकी कहानी कभी न सुलझने वाली रहस्यों में से एक बन गई है? सवाल अब भी वही है,
रूई पेद्रो कहा है।